welcome to our this episode of BE Famous, where we decode influencer backstories in a nutshell. At an age when we were enjoying our school and college days, there was this young girl making funny comedy rant videos on Instagram and gained 2.4 million followers in just 2 years. Hello Mithika Dwivedi. हेलो How are you doing? ऑल गुड। आप बताइए कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो पे आए हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। ठीक है, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि द साउंड ब्लेज ये कैसे आया नाम? साउंड ब्लेज जो मेरी आईडी थी ये हमने बनाई थी सिंगिंग के लिए, क्योंकि हमने मम्मी को बताया था कि हम जो पेज बना रहे हैं सिंगिंग के लिए बना रहे हैं। क्योंकि हम कहते कि हमें रैंट वीडियोस बनाने हैं। मेरी मम्मी सीधे मना कर देती, कहती ये सब नहीं होगा इस घर में रहते हुए। तो हमने कहा हम सिंगिंग के लिए वीडियोस आईडी बना रहे हैं, वीडियोस डालेंगे सिंगिंग के आईजीटीवी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बनाओ। तो उन्होंने ही नाम दिया कि एक काम करो तुम द साउंड ब्लेज नाम रख लो, तुम्हारी आवाज ना काफी बुलंद टाइप की है तो सही सूट करेगा। हमने कहा ठीक है रख लेते हैं। तो हमने इतना सोचा ही नहीं था कि फेमस हो जाएंगे, इतना कुछ होगा। हमने कहा ऐसे फन के लिए बना देते हैं। अब रख लिया नाम। फिर हमने मम्मी को धीरे से बोला कि यार मम्मी देखो, तब 15 सेकंड की रील्स होती थी। हमने कहा देखो यार अब 15 सेकंड में तो हम क्या ही मतलब गाना गाएंगे, लोग क्या ही शेयर करेंगे, थोड़ा रिलेटेबल चीजें बनाते हैं तो लोग शेयर करेंगे, आईडी बढ़ेगी, मजा आएगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बनाओ। और हमने अपनी स्टोरी हाइड कर दी थी मम्मी से, क्योंकि अगर वो स्टोरीज देखती कि हम Q&A डाल रहे हैं, जलील कर रहे हैं लोगों को, तो थोड़ा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता मेरे लिए। तो हमने कहा कि बस ये है। तो फिर उनको ना कभी कभी हम ऐसे रैंडमली दिखा देते थे कि ये देखो ये स्टोरी डाली। तो कहती है हमको क्यों नहीं दिखती स्टोरी? हमने कहा कोई ग्लिच होगा, आता है होता है कभी कभी, ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन रिश्तेदार ने उन्हें पूरी आईडी मेरी स्टॉक करा दी, तो हाईलाइट भी पड़ी हुई हैं, स्टोरीज भी डल रही हैं। तो मम्मी ने कहा कि तुमने क्यों कर रखा है ये हाइड? हमने कहा थोड़ा ना डर सा लगता था। तो कह नहीं 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 तुम अनहाइड कर दो। हमने कहा ठीक ठीक है। अब फिर स्टोरीज देखने लगी वो, तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था ना कि कोई गंदा काम ये छुप के करे, इससे अच्छा है कि सामने कर ले जो करना है, ताकि पता रहे, बता के करे बेटर हाँ है तो ये सीन है। बढ़िया। और आपने इतनी छोटी उम्र में अपनी ऑडियंस, एल्गोरिथम, हैशटैग ये सब कैसे समझा? बिकॉज आज भी बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस कोड को क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो आपने कैसे किया? ये तुम चमत्कार को नमस्कार किया है हमने, क्योंकि हमको हैशटैग के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हैशटैग हम 5 लगाते थे मेरे वीडियो देख के, फनी, कॉमेडी, रिलेटेबल, ट्रेंडिंग, फॉर यू पेज। फॉर यू पेज तो था भी नहीं उस समय भाई, तो फिर भी हम ये लगा देते थे, पोस्ट कर देते थे। और 11 बजे मैं इसलिए पोस्ट करती थी क्योंकि मेरा नेट अच्छा आता था उस टाइम पे, तो हम इसलिए पोस्ट करते थे। बाकी फिर चल गई वीडियोस। अब चल कैसे गई, पहले तो मेरे स्कूल के बच्चों ने सपोर्ट किया। स्कूल के बच्चे, वही 5 बच्चे थे, वही मेरी स्टोरीज लगाते थे, तो बहुत हमें मजा आती थी। तो जो कॉलेजेस के भैया दीदी थी उन्होंने काफी सपोर्ट किया। मेरे 1000 फॉलोअर्स होने में 1 महीने लगे थे। फिर मेरे 2000 फॉलोअर हो गए थे भाई 3-4 दिन बाद उसके। तो काफी जल्दी जल्दी, मतलब 1000 से 2000 बहुत जल्दी हुए। फिर 10,000 हो गए, मतलब 10,000 तो 2-3 महीने में हुए थे खैर। पर 10,000 के बाद हमें मतलब मेरे पास मैसेज आने लगे पाकिस्तान से। और जब आया तो हमें लगा यार मेरी वीडियो वहां तक चले गए। फिर धीरे धीरे पता चला, फिर मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहते फॉलोअर, 50,000 हो गए थे। तो काफी जो मीमर्स थे फेमस, उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने हेल्प करवाई मेरी 50,000 करने में। फिर जिस दिन मेरे 50,000 हुए उसी दिन एक बहुत ही फेमस क्रिएटर है डॉली सिंह, उन्होंने मेरी स्टोरी लगा दी कि ये बहुत अच्छे रैंट वीडियोस बनाती है, बाजरे दा सिट्टा की लगाई थी। और भाई वो वीडियो बहुत ही बूम कर गया। फिर बहुत सारे क्रिएटर्स ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने वाली वीडियो रीशेयर करी। तो वहां से मतलब फिर एक ग्राफ मेरा बहुत ऊपर गया। अमेजिंग। और कितने टाइम में आप 2.4 मिलियन पहुंचे हैं? यार इतना तो आइडिया नहीं, जब लॉकडाउन लगा था उसके 6 महीने बाद हमने स्टार्ट किया था। बहुत क्विक है, जो कि बहुत क्विक। आई थिंक आपके जब जस्ट 1 मिलियन हुए थे तब आपने अरबाज खान के साथ पहला कोलैब किया था, राइट? मेरे 1 मिलियन तो बहुत ही मतलब स्पीड से हुए थे। एक ऐसा मोमेंट आ गया था ना कि मेरे 50K फॉलोअर्स थे, मेरे 45 के फॉलोअर्स थे, और मेरी प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि तुम स्कूल में केक काटो। तो हम स्कूल के पहले ऐसे बच्चे थे जो मतलब इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहा था, सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने बोला कि तुम स्कूल ही में केक काटो। और सीन ये था कि मेरे 45 के फॉलोअर्स थे जब हम स्कूल से निकले थे केक लेने के लिए। जब स्कूल वापस आए तो मेरे 50 के फॉलोअर्स हो गए। ठीक है। और फिर हमने वो जो केक के ऊपर लगता नहीं है कि कितने फॉलोअर्स हैं, तो उस पर हमने 55 के कर दिया कि भाई पता नहीं, हो सकता है कि जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, शाम तक 55 की हो जाए। जब हमने पोस्ट किया शाम में तो 65 के हो गए थे। तो मतलब इतनी स्पीड से बढ़ रहे थे। तो वो तो एक बहुत ही अच्छा पीरियड था मेरे लिए। अब तो थोड़ा ऐसे प्लेट्यू टाइप का आ गया, थोड़ा आराम आराम से बढ़ रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, मतलब 2 साल के अराउंड ही 2.4 मिलियन हो गए। अमेजिंग। एंड आपको क्या लगता है, वायरल मार्केटिंग जैसे आपके साथ केस हुआ है कि वायरल मार्केटिंग हुई है आपकी वीडियोस की, तो उसका ट्रिक क्या है, कैसे होता है वो?
यार हमें ना खुद नहीं पता, हम कह रहे हैं ना हमने चमत्कार को नमस्कार किया है, हमको खुद कोई आइडिया नहीं था। हम तो ऐसे रैंडम वीडियोस बना रहे थे अपने बच्चों, मतलब कूल बनने के लिए अपने क्लास के बच्चों में, और स्पेशली टारगेट करने के लिए कि तुम बड़ा तुम्हारा चक्कर चला ना, तुम्हारे लिए ये वीडियो आई थी। तो हाँ, तो इसलिए बनाते थे। अब अगर हमसे कोई अब पूछे कि क्या ट्रिक है, तो हम कहेंगे कि आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा बाकी लोगों से, और आपको ऐसा कंटेंट रखना पड़ेगा जो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। जैसे करेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप इतना गाली गलौज वाला कंटेंट रखते हैं कि आप अपने मम्मी पापा को नहीं भेज सकते, या फिर आप वो व्हाट्सएप पे नहीं लगा सकते क्योंकि आपके रिश्तेदार होते हैं। पर अगर आप गाली नहीं दे रहे हैं, आप थोड़ा वेज जोक मार रहे हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा शेयरेबल हो जाता है मेरे हिसाब से। बहुत सही, करेक्ट। हम्म, ऑल्सो आप ह्यूमर करते हैं, हाँ, एंड कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि या तो लोगों को बहुत पसंद आ सकती है या हम्म, शायद ना भी पसंद आए, हम्म, तो दैट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स आपकी ऑडियंस। तो आपको क्या लगता है कि आप ऑडियंस रिस्ट्रिक्ट होती है ह्यूमर से आपके, ऑल्सो बिकॉज आपकी एक रीजनल लैंग्वेज है, हाँ, तो काफी लोग हैं जो जिनको समझ ना आए आपका ये हाँ। लैंग्वेज, तो उसका क्या ट्रिक है? हमें तो लगता है या तो ये नहीं है कि पसंद आए, हो सकता है कुछ लोगों को ना आए, या तो लोगों को पसंद आती है या तो लोग एकदम क्रिंज आउट हो जाते हैं कि आय हाय ये क्या बना दिया। तो मतलब ये एक्सट्रीम्स पे चलते हैं लोग। और जहाँ तक हमें लगता है कि जो रीजनल लैंग्वेज की बात है, तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया रीजनल लैंग्वेज ने, क्योंकि भाई मेरी ऑडियंस पाकिस्तान में भी बहुत है, और करेक्ट। उनको तो पता ही नहीं कि हम क्या बोलते हैं, उनको बस सुन के अच्छा लगता है उनके कानों को, तो वो सुनते हैं। तो हमें लगता है कि ये एक प्लस पॉइंट था समहाउ, क्योंकि उन लोगों को एक बहुत ही नई चीज सुनने को मिल रही थी। तो हमें नहीं लगता है रीजनल लैंग्वेज ने हमको रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको तो क्या ही समझ में आएगा कि हम क्या ही बोल रहे हैं। पर हाँ, बेसिक हिंदी उन्हें आती है, बेसिक हिंदी में हम बात करते हैं, बहुत ही ठेठ वर्ड्स यूज करते हैं, पर प्रॉपर हम सेंटेंस नहीं फ्रेम करते उससे, क्योंकि अगर हम पूरे सेंटेंस बनाएंगे ना, तो वो बहुत लोगों की समझ के बाहर चला जाएगा। हाँ, तो करेक्ट। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो लोगों को ना, जैसे एक बच्चे को एक नया खिलौना दे दो, टॉफी दे दो, तो थोड़ी देर खुश रहता है वो लेके, वैसे ही लोगों के साथ होता है, उन्हें कोई नया वर्ड मिल जाता है ना, वो खुश हो जाते हैं कि अरे ये भी हाँ, बोला जाता है। तो रीजनल लैंग्वेज तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ही था, क्योंकि अब यही है ना कि बहुत सारी चीजें मेरे कंटेंट की मेरी लैंग्वेज पे डिपेंड करती हैं, है ना। करेक्ट। पर ये है कि ह्यूमर भी होता है उसमें, कि आप सेंटेंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं, कहाँ कौन सा पंच आ रहा है, स्टार्टिंग में लोग बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं, क्योंकि उस लैंग्वेज में तो भाई बहुत मास ऑडियंस है हम लोगों की, यूपी बिहार झारखंड की, उस लैंग्वेज में ही बात करते हैं हम लोग, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है जो कि उस लैंग्वेज में कंटेंट भी बनाते हैं हम। पर ये ना कि फ्रेम करने की भी बात होती है सेंटेंस। करेक्ट। तो हाँ, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था रीजनल लैंग्वेज। लोगों को लगता है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ऑडियंस, भाई मेरा तो फायदा हुआ, उससे पाकिस्तान तक लोग जान गए हमें, और क्या चाहिए। सही बात है। ऑल्सो आपने ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन शुरू कर दिया, हाँ, मैंने लेटेस्ट आपका देखा है मैगी एड में हाँ। जो आपने करा, तो ब्रांड्स के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं जानना चाहती हूँ सबसे वियर्ड ब्रांड डिमांड क्या रही है आपके लिए अभी तक? यार मतलब ब्रांड तो बहुत बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया। मेरे पेज पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके यूट्यूब पे वीडियोस गए हैं और ये सब। तो कुछ ब्रांड्स, तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि हाँ क्या चलेगा, कैसे चलेगा। पर जो या तो नया नया स्टार्ट कर रहे होते हैं, या जो थोड़े छोटे ब्रांड्स होते हैं, वो ना बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि आप हमारा 10 बार नाम लीजिए, आप 1 मिनट की वीडियो है, आप ना 45 सेकंड हमारे चीज के बारे में बात करिए। अब फिर उनको व्यूज भी चाहिए अपने वीडियोस पे। अब बात है ना, अगर हम सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो क्यों शेयर करेगा, सही बात कोई है। क्यों रिलेट करेगा उससे। हाँ। हमको गाली अलग से पड़ रही है, ज्यादा पैसा चाहिए हमको। तो ये सीन होता है। अब जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, उनके साथ सब माहौल ठीक रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ भाई व्यूज चाहिए, उन्हें व्यूज चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है। अब पेड पार्टनरशिप लिख के आता है, हाँ। तो लोगों को लगता है कि हाँ। तो सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस अगर आप पूछेंगी, तो मेरा 2 ब्रांड्स के साथ रहा है, हम बताएंगे। एक मेरे पेज पे गया था, उन्होंने कहा कि हमारे पता नहीं बर्थडे है हमारी टीम का, पता नहीं क्या, और हमें ना आप वीडियो बनाइए, हमें पीछे चाहिए आप बलून लगाएं। और हमने कहा तुम्हें बलून क्यों चाहिए, मतलब ठीक है। अब ये भी उन्होंने कब बताया, जब हमने फ्रेम भेज दिया रिकॉर्ड करने के जस्ट पहले कि हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बलून चाहिए। हमने कहा ठीक है चलो भाई लगा दिया जाएगा। फिर उन्होंने 2-4 बलून चिपका दिए इधर उधर ढूंढ ढांड के। उन्होंने कहा नहीं हमें ज्यादा बलून चाहिए। हमने कहा आप देंगे ज्यादा बलून, भाई पैसे दे रहे हो हमें तो। फिर उन्होंने फुला फुला के बलून चिपकाया पहले, फिर वीडियो बना। और दूसरा मेरा वियर्ड एक्सपीरियंस था, मतलब वो वियर्ड नहीं था, वो एक अजीब सी चीज हो गई थी शूट पे। उन्होंने कुछ मतलब मेरा झगड़ा टाइप का हो गया था शूट पे। झगड़ा क्या हो गया था, चीना झपटी होने लगी थी किसी चीज को लेके, गेम था। अच्छा। और उसमें मेरा पूरा घुटना छिल गया और मेरे घुटने से खून निकलने लगा, और पूरी टीम वहां से पका गई कि यार ये क्या हो गया, मतलब बच्ची है चोट लग गया। और तब तो हम अंडर 18 भी थे, तो लोग ना थोड़ा डर गए कि अब तो चोट लगी, अब तो ये रोएगी। और हम हंस रहे हैं वहां खी 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 खी। तो लोग ना थोड़ा वो हो गए कि अच्छा बैंडेड लगा दे रहे हैं, अब खून निकल रहा था।
तो मतलब फिर मेरी मैनेजर आ गई, फिर मेरी मैनेजर इतना डर गई देख के कि वो मेरी मम्मी को बुला लें कि आंटी आप देखिए। तो मम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये झेल लेगी। फिर रोज गिरती है। रोज गिरती है। फिर आधा जो बचा हुआ शूट था वो लंगड़ा लंगड़ा के हमने किया। तो ये काफी मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था, वियर्ड तो नहीं बोलेंगे। तो हाँ, ब्रांड्स के साथ काफी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और काफी बहस भी होती है ब्रांड्स के साथ, जो कि हम नहीं करते, मेरी मैनेजर करती है। अब इसमें ना मेरी मैनेजर का एक वो आ गया कि यहाँ से हम बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हाँ, और वहां से ब्रांड बोल रहा है कि हमें तो चाहिए। हाँ, तो बीच में मेरी मैनेजर फंस रही है, हम तो चिल्ड आउट है एकदम कि हाँ भाई हम तो नहीं करेंगे, देख लो अपने हिसाब से। हाँ, सही बात है। तो ये है। बट ऑल्सो ब्रांड्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हीं के टाइप का जो वो बोले वैसा ही कंटेंट करें, या आपको फ्रीडम मिलता है कि आप जिस हद तक जाना चाहें, जो बोलना चाहें बोलें? ये तो फ्रीडम नहीं मिलता है कि जिस हद तक जाना चाहो वो बोल दो, क्योंकि मेरी तो हद ही नहीं है। हम गाली के अलावा कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमको स्पेशली मना किया जाता है कि देखो हिंसक बातें नहीं होंगी, मारपीट की बातें मत करना उसमें, कोई भी मतलब हम बोल नहीं, यहाँ भी पता नहीं हो सकता, आप कट कर काट दें। देंगे, काट देंगे। दारू की बातें नहीं करनी, कट्टे की बातें नहीं करनी, ये पहली मना कर देते हैं वो लोग कि ये सब बातें नहीं होंगी। बाकी क्रिएटर्स को टीम में समझाया जा रहा होता है कि कंटेंट ऐसे ऐसे बनाएगा, ये डायरेक्शन होगी। हमारे पास आते ही चेंज हो जाता है पूरा माहौल, कहते हैं तुम्हें कट्टे की बात नहीं करनी है, तुम्हें इन सब चीजों की बातें नहीं करनी है बेटा, प्लीज। तो ये वाला सीन होता है। ब्रांड्स हाँ उम्मीद करते हैं, उम्मीद जैसे कि वही कि आप हमारा प्रोडक्ट ज्यादा प्रमोट करिए या फिर आप हमारे ब्रांड का नाम ज्यादा लीजिए, तो वो तो फिर हमारे मैनेजर्स ही मैनेज करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम मतलब किसी बड़े कंपनी के साथ नहीं अटैच थे, तब ऐसा हुआ कि ब्रांड आता था, आइडिया ले लेता था कि क्या सोच रही हो, हमें कोलैब करना है, क्या सोच रही हो, ये वो। तो हम बता देते थे हम ये सोच रहे हैं, और फिर वो कहते थे हाँ ठीक है विल रीच आउट टू यू, और फिर वो आइडिया किसी और क्रिएटर को देके उससे वीडियो बनवा लेते Oh, थे। damn. तो मेरे साथ एक दो बार ही हुआ, तो हमें लगा ये तो माँ मेरी शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो अब तो नहीं देंगे हम। हमने कहा पैसे चाहिए पहले, फिर तुम्हें हाँ। आइडिया मिलेगा, उसके पहले कुछ नहीं मिलेगा। Very तो true. हाँ ये सब हुआ है। ये एक्सप्लॉइटेशन है sort of in the और industry तब बच्चे of भी थे ideas. यार, मतलब ऐसे थे ना, हाँ. बच्चे खुद भी कर लो, 2 रुपए दे दो कर देगी काम, फ्री का प्रोडक्ट भेज दो कर देगी काम। तो करियर है, यही रोजगार है। हाँ, सही बात है। अच्छा, ऑल्सो मूविंग टू द पार्ट, आपने अभी अभी पॉडकास्ट शुरू किया है। हाँ क्या मीठा और तीखा? हाँ, मीठा और तीखा विद मिथिका। यस, बहुत बढ़िया। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस? एक तो मेरे को ये समझना है कि वीडियो कंटेंट और ऑडियो कंटेंट का आपने क्या समझा है कि क्या फर्क है इंडियन ऑडियंस के लिए? इंडियन ऑडियंस के लिए तो बहुत जो अभी जैसे अभी की अगर हम बात करें तो अभी ऑडियो कंटेंट उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी ऑडियंस को आदत नहीं है उस चीज की। अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो ऑडियो कंटेंट ही चल रहा है, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। अब ये कन्वीनियंट भी है समाओ, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आपने एयरफोन्स लगाए, गाने की तरह सुन लिए, ज्ञान भी मिल गया, हंस भी लिए, या फिर जैसा भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप। पर इंडियन ऑडियंस ना अभी उतनी विकसित नहीं हो पाई है। वो जो क्रीम है ना, क्रीम ऑडियंस है, वो सुनती है पॉडकास्ट। जो मेरे लेवल के लोग है ना, वो सुनते ही नहीं है भाई। उनको लगता है हमें दिख क्यों नहीं रही है ये बोलती हुई, हमें तो देखना था। तो अभी उनको आदत नहीं हुई है, पर आई गेस उन्हें आदत पड़ जाएगी। अभी उनको वीडियोस देखने की आदत है, तो वो यूट्यूब ज्यादा प्रेफर करते हैं। करेक्ट। कि हाँ दिख रहा है हमें कि क्या बातें हो रही हैं। रील्स मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत फेमस है। हाँ। टिकटॉक रील्स, डब स्मैश जब शुरुआत हुई थी इन सब चीजों, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में। हाँ, अब रील्स के साथ ये है कि इंस्टाग्राम अच्छे खासे बच्चे चला रहे हैं। आपकी और मेरी एज के बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मेरे मम्मी पापा की एज के भी चला रहे हैं, पर उतना नहीं चला रहे हैं जितना वो यूट्यूब चला रहे हैं। यूट्यूब हर इंसान के फोन में होता है। करेक्ट। आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, वो फोन जब आता है तो उसके साथ ही आता है यूट्यूब। हाँ, तो आप शॉर्ट्स तो बहुत ही देखते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत टाइप की ऑडियंस है, पर यह है कि इंस्टाग्राम पे अभी थोड़ी लिमिटेड ऑडियंस है उसके हिसाब से। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। ऑल्सो जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स है या कंटेंट क्रिएटर्स है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो वायरल होना चाहते हैं बिल्कुल आपकी तरह? यार पता तो हमें खुद नहीं है इसका राज, पर हम यही कहेंगे जो हमने अप्लाई किया था। हमने तो घर वालों के डर की वजह से अप्लाई किया था कि गाली नहीं देनी है हमें, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट रखेंगे, फिर हमें बाद में भी समझ में आया कि मेरा प्लस पॉइंट हुआ, क्योंकि जितना साफ कंटेंट था मेरा, जितना बच्चे भी थे तो बड़ा ही नेचुरल, बड़ा क्यूट सा बोलते थे उस टाइम पे, तो जितना हमने उस तरफ बोला उतना ही बड़े लोगों ने भी पसंद किया। इसके बाद जब कोई मेरे जानने वाला आता है ना, जैसे अगर कोई रैंडम मिल गया सड़क पे कि अरे आप हमें जानते हैं, तो वो ये भी बोलता है कि मेरी मम्मी भी आपकी फैन है, वो भी आपकी वीडियोस देखती है। तो ये वाला एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि मेरी ऑडियंस जो है वो सिर्फ एक यंग एज तक ही लिमिटेड नहीं है जो कि गालियां सुनते हैं। करेक्ट। क्योंकि मम्मी पापा लोगों को ना गालियां सुनने की आदत नहीं है कि फोन पे गालियां चल रही हैं, तो इसीलिए उन तक भी मेरे वीडियोस गए। तो आई गेस ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम मतलब फेमस हो गए। और हमें लगता है कि जितना आप अच्छा कंटेंट रखेंगे, वेज रखेंगे,
उतना ज्यादा शेयरेबल होता है वो, मतलब हर एज ग्रुप के लिए। बाकी तो गाली गलौज वाला तो हमारी एज ग्रुप को तो पसंद ही आएगा। हाँ, तो हमें सही बात। फेमस होना है तो गाली दो, नहीं होना है तो मतलब थोड़ा वेज कंटेंट बनाओ। सही बात है। हम्म। और आगे के लिए क्या प्लान है? पॉडकास्ट हो गया, वीडियो हो गया? आगे के लिए तो मेरे तो ऐसे कोई प्लान है ही नहीं, क्योंकि जो हमने प्लान किया आज तक वो हम कभी कुछ कर नहीं पाए। हाँ। पहले मेरा 8th तक मन था कि हम सिंगर बनेंगे, फिर हमें लगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसा नहीं दिख रहा था हमें, क्योंकि बहुत धुरंधर पड़े हुए हैं गाने वाले, घराने वाले बच्चे पड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो उनके हिसाब से तो हमने बहुत लेट स्टार्ट किया सिंगिंग करना। फिर मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरे नाम के आगे लगे डॉक्टर मिथिका द्विवेदी, वो डॉक्टर मिथिका द्विवेदी की मम्मी बनना चाहती थी। हाँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर बनाएंगे। हमने कहा अब इंसानों के तो बन नहीं पाएंगे, जानवरों के बन जाए, क्योंकि वो आसान लग रहा था। फिर क्लास 11th में मेरा इंस्टा चल चुका था, हो गए थे मेरे 40-50 हजार फॉलोअर, तब भी हमने साइंस ले ली। और आपको डरना चाहिए हमसे भाई कि हमने साइंस ले ली। जब इंसान फेमस हो रहा है उसको क्या मतलब था अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का, पर भाई ले ली मम्मी के प्रेशर में आके। स्कूल वाले भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे क्यों चाहिए साइंस, तुम तो पढ़ती लिखती भी नहीं हो इतना। पर हमने ले ली साइंस। इसके बाद क्लास 12th के एंड तक पता चला कि नहीं अब तो ये हो नहीं पाएगा, पढ़ाई लिखाई मतलब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भाई बेजुबानों पे क्यों अत्याचार करना डॉक्टर बन के। तो हमने कहा कुछ कर दिया जाएगा उनके लिए, बड़े हो गए जब पैसा ऐसा कमा लेंगे, पर डॉक्टर तो नहीं बनेंगे अब। फिर मम्मी ने भी कहा ठीक है, हाँ इस फील्ड में अच्छा कर रही हो, कोई बात नहीं। तो उसके बाद से तो ठीक ही चल रहा है। अब कंटेंट क्रिएटर है, और आगे का हमने सोचा नहीं है, क्योंकि हमने जो सोचा वैसा हुआ नहीं कभी कुछ। सही तो बात हमने है। दिमाग बंद, पॉडकास्ट भी नहीं सोचा था हमने। ओह। वो तो पता नहीं कैसे सामने से स्पॉटिफाई आया, उसने कहा करना है, हमने कहा कर लेंगे, क्यों नहीं करना है। कोई हमसे पूछता है करना है, मेरा कभी जवाब ना में नहीं होता। मेरे दिमाग में हमेशा होता है करना है, हाँ कर लेंगे, भले कितना भी गंदा करें पर करेंगे जरूर, ये वाला सीन होता है। सही बात है। अच्छी बात है कि आप सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं, तभी आपका कंटेंट इतनी जल्दी वायरल भी हो जाता है कि आप बेशर्म है ना, गंदे वाले, हाँ। इसीलिए। अच्छा, और आपने स्टैंड अप भी किया हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, उसकी क्या कहानी है? ये तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है इसकी। ये हुआ क्या था, हम क्लास 11th में थे और हम रहे होंगे 16 साल के। हाँ। और हमने हर्ष गुजराल है, बहुत फेमस स्टैंड अप जी, जी, कॉमेडियन जी। है, उनको देखा था स्टैंड अप करते हो, तो हमें लगा अरे ये तो हो जाएगा, जलीली तो करना है ऑडियंस को, और कहानी सुना दी जाएगी स्कूल को इसी। हमने टॉपिक उठाया कि वो जो ऑल गर्ल्स कॉलेज होते हैं, ऑल बॉयज कॉलेज होते हैं, मतलब स्कूल्स जो होते हैं, हाँ, हाँ। हमने कहा उस पर बोला जाएगा। एक दिन हम शो देखने गए, अगले दिन हम पहुंचे कि हमें करना है। हम भाई टोपी वोपी लगा के गए थे कि स्टैंड अप करेंगे। पहुंचे, जो आगे वाली रो में लड़के बैठे थे, पास आउट्स थे, वो ऑल बॉयज कॉलेज के, और हमने बुराई करनी चालू करी ऑल बॉयज कॉलेज की। और हम बुराई कर रहे हैं, सामने से वो जवाब दे रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो 10 मिनट का स्लॉट था मेरा ओपनिंग, 5 मिनट में ही मेरा सारा आत्मविश्वास जो था वो टूट गया। हमने कहा हो ही नहीं पाएगा, ये जवाब दे रहा मेरा, हम स्टैंड अप करने आए, तुमसे बात करने आए। फिर उतर गए हम, और स्टेज से कह क्या रहे हैं, हमको तो बोल ले रहे हो, हर्ष भैया आएंगे ना वो बताएंगे। मतलब वो काफी ऐसा सीन हो गया था कि अब बच्चे हैं तो गाली भी नहीं दे सकते हैं, बहुत वाइल्ड जवाब भी नहीं दे सकते हैं पलट के, क्योंकि मेरी मम्मी भी गई थी। तो बहुत फिर लिमिटेड हो गए। फिर ना इतने, अब अगर हम बहुत छोटे स्टेज से स्टार्ट करते हैं, जैसे 10 लोग, 5 लोग, 15 लोगों के आगे से, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता उससे। करेक्ट। अब पहले ही हम 200 लोगों के आगे बोल रहे हैं और जलील हो रहे हैं, सामने से वो बेइज्जती कर रहा है मेरी कि ऐसे तो नहीं होता, झूठ बोल रही हो तुम। तो थोड़ा ना वो फिर ऐसे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मेरा वहां पे। पर फिर वहां से हमने ये सीखा कि फिर एक बार क्या हुआ था, एक मीट एंड ग्रीट टाइप का था, उसमें बहुत सारे लोग तो हो रहे होंगे, 500-600 लोग, और हमको बोल दिया गया सडनली कि ऑडियंस मैनेज करनी है क्योंकि हाथ से बाहर जा रही है। तो 15 मिनट तक हमने ऑडियंस मैनेज करी, और वो सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हमने वहां 200 लोग के आगे जलील होके आ चुके थे। तो हमने कहा क्या ही जलील, इससे बुरा क्या ही होगा। हाँ, इससे बुरा क्या ही होगा। पर वो बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो तब से हमें लग रहा है कि हाँ, स्टैंड अप ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए हमें, धीरे धीरे करके ट्राई करेंगे। तो हमें लगता है जब तक मेरा कॉलेज खत्म होगा 2 साल में, 3 साल में, तब तक हो सकता है आप स्टैंड अप कॉमेडियन मिथिका द्विवेदी का इंटरव्यू ले रही हूँ। क्या बात। देखिए कॉन्फिडेंस बहुत है। मैं फ्रंट रो पे बैठ के तालियां बजाऊंगी मैम। That is all for today. Thank you for tuning in for this episode with Mithika Dwivedi. Stay tuned.